तो कल हमने मार्केटिंग संचालन मतलब बाजार संचालन के बारे में थोड़ा सा समझा था कि माल या सेवा को उत्पादक से ग्राहकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया का जो विशाल अर्थ में बात करें हैं तो उसे मार्केटिंग संचालन कहते हैं, नहीं कि बिक्री। बिक्री जो है वो छोटा अर्थ है और हमें विशाल अर्थ की बात करें तो मार्केटिंग संचालन कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर केवल बिक्री नहीं आता है, वस्तु या धन का विनिमय नहीं आता है, उसके अतिरिक्त बाजार संशोधन, वितरण व्यवस्था, विक्रय वृद्धि, संग्रह, बीमा आदि अनेक बातों का समावेश हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मानव संसाधन संचालन, वित्तीय संचालन, उत्पादन संचालन, बहुत सारे संचालन है जो कि धंधा शुरू होने के बाद स्टार्ट होता है, जबकि मार्केटिंग संचालन है वो धंधा शुरू करने से पहले स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाजार संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक की आवश्यकताएं निश्चित की जा सकती है, क्योंकि जो ग्राहक की आवश्यकता होगी वही तो हम उत्पाद करेंगे ना, वही उसी का चीज़ का उत्पादन करेंगे। अगर ग्राहक की आवश्यकता ही नहीं होगी, उस चीज़ का हम उत्पादन करेंगे तो बिक्री होगी क्या? अगर बिक्री नहीं होगी तो हमें लाभ होगा कि नुकसान होगा? उसको माल या सेवा में परिवर्तित किया जा सकता है। माल या सेवा में परिवर्तित करना मतलब उनकी जो आवश्यकता है वो काल्पनिक है, वो कल्पना में आवश्यकता रखता है कि भाई मुझे दांत में घिसने के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे को ज़्यादा तीखा भी ना लगे और मेरे दांत को सुरक्षित भी रखे और मेरे दांत मुंह में से जो बदबू आ रही है उसको भी निकाल दें। और ऐसी आवश्यकता को जो पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऐसी प्रोडक्ट बना के देंगे। प्रोडक्ट मतलब माल। अगर मेरी आवश्यकता ऐसी है कि मैं फ़ोन करूँ और रिक्शा वाला रात को 2 बजे भी आ जाए, तो ओला वाला ऐसी सर्विस देगा, मतलब ऐसी सेवा दे देता है कि वो उसकी कल्पना को, उसकी आवश्यकता वाली कल्पना को सेवा में परिवर्तित कर दिया। ग्राहक की आवश्यकताओं को माल में या सेवा में परिवर्तित किया जाता है और तत्पश्चात यह माल या सेवा अंतिम उपभोक्ता मतलब जो उसको खरीदने वाला है वहाँ तक, जो उसका उपयोग करने वाला है, खरीदने वाला नहीं, उपयोग करने वाला मतलब उपभोक्ता या ग्राहक या उपयोगकर्ता की ओर ले जाया जाता है। ये माल या सेवा में परिवर्तित कहाँ पे होता है? उत्पादन विभाग में, उत्पादक के द्वारा। और वहाँ से उपयोगकर्ता के तक पहुँचाना, उसके घर तक पहुँचाना, उसके हाथ तक पहुँचाना पड़ता है, जिससे अमुक निर्दिष्ट ग्राहक, तय किए गए ग्राहक, विभाग या विभागों की आवश्यकता संतुष्ट की जा सके। निर्दिष्ट ग्राहक अर्थात क्या? निश्चित सभी का एक ग्राहक का एक क्षेत्र होता है, एक विभाग होता है ना। कोई सोचता, मतलब जैसे कि किसी का पेप्सोडेंट वाले हैं तो पेप्सोडेंट वाले क्या करते हैं, छोटे बच्चों को एडवर्टाइज के रूप में रखते हैं, तो उसका ग्राहक विभाग छोटे बच्चे हैं। जबकि क्लोजअप वाले छोटे बच्चों को नहीं रखते हैं, किसको रखते हैं? यंग जनरेशन को। एडवर्टाइज आप देख सकते हो उसकी, यंग लोगों को रखते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे यंग लोग ज़्यादा क्लोजअप खरीदेंगे, छोटे बच्चे ज़्यादातर पेप्सोडेंट खरीदेंगे, है ना। फिर वो कोलगेट वाले क्या करते हैं, परिवार लेते हैं, माँ लेते हैं, मतलब और माँ और बेटा ज़्यादातर होता है कोलगेट में, है ना। कोई भी एडवर्टाइज ले लो कोलगेट की, ज़्यादातर एडवर्टाइज में माँ और बेटा होता है, कभी कभी डॉक्टर भी होता है, पेप्सोडेंट में भी डॉक्टर आता है। अभी बात करें तो डाबर लाल दंत मंजन की, वहाँ पे एक बुढ़ा होता है, एक बच्चा होता है, तो सबका ग्राहक विभाग अलग अलग है। इसी तरह कोई ऐसा सोचता है कि मैं अपनी प्रोडक्ट सस्ते से सस्ती बनाऊं, भले क्वालिटी थोड़ी इधर उधर हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन गरीब से गरीब ग्राहक तक मुझे पहुंचाना है, तो उसका ग्राहक विभाग कौन है? गरीब, है ना। और कोई ऐसा सोचता है कि मैं क्वालिटी अच्छी दूं, चाहे कितना भी मतलब खर्चा करना पड़े, चाहे कितनी भी महंगी चीज़ बन जाए चलेगा, खरीदने वाले तो खरीदेंगे ही, तो उसका ग्राहक विभाग कौन है? अमीर लोग। इस तरह अमुक निर्दिष्ट ग्राहक विभाग होते हैं सभी के, उसकी आवश्यकता संतुष्ट की जा सके। हाँ,
उसमें व्यवस्था तंत्र को प्राप्य साधनों का इच्छित उपयोग किया जा सके। उसमें व्यवस्था तंत्र को प्राप्य साधन मतलब हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है उस स्ट्रक्चर को प्राप्य साधन का उपयोग करवाना है। इस तरह से लाभदायकता पर जोर दिया जाता है। संचालन के इस कार्य का उद्भव बिंदु वस्तु या सेवा की मांग होता है ना। तो ये संचालन का जो कार्य है ना, इसके अंदर उसका उद्भव बिंदु ये संचालन का कार्य कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है ग्राहक की मांग क्या है, कहाँ पे है, क्यों है, कैसी है, कितनी है ना। तो सबसे पहले वो सवाल पूछा जाता है, उसके बाद ये संचालन की शुरुआत होती है। अगर ग्राहक की मांग नहीं है, कम है, उस स्थान पे नहीं है, तो वहाँ पे वो धंधा करना बेकार है, वहाँ पे मत करो। उसके लिए तो रिसर्च किया जाता है और उसके मुख्य तत्वों के रूप में वस्तु या सेवा, भौतिक वितरण नीति, मूल्य नीति और विक्रय अभिवृद्धि के अलावा पैकेजिंग आदि को गिना जाता है। इसके अंदर वस्तु या सेवा मतलब प्रोडक्ट, भौतिक वितरण नीति मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग, मूल्य नीति मतलब प्राइस और विक्रय अभिवृद्धि मतलब प्रमोशन। एक्चुअली ये 4P है, 4P बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 4P बोलते हैं। इसका मुझे P याद नहीं आ रहा। पहला तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड चौथा P है जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा हो सकता है यहाँ पे भौतिक वितरण का। तो ये 4P है। उसके अलावा पैकेजिंग का भी एक 5वां P आ गया। पैकिंग करके भेजेंगे तो अच्छा लगेगा ना। किसी भी चीज़ को मैं ऐसे ही आपको बेचना चालू कर दूँ या अच्छे पैकिंग के साथ उसको बेचूँ तो किस में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? आपका इंटरेस्ट, आपको क्या लगेगा? पैकिंग वाला है ना, ब्रांडेड लगता है, ये तो आलतू फालतू कंपनी का लगता है, खुला हुआ है वो, ऐसा लगेगा कि नहीं? तो पैकेजिंग भी महत्व रखता है, ठीक है ना। हाँ, सलामती के लिए भी पैकेजिंग ज़रूरी है और ब्रांड की वैल्यू दिखाने के लिए भी ज़रूरी है। तो ये 4P की हम बात कर रहे थे। तो इसके लिए तो अलग से पूरा चैप्टर है ही हमारे पास बुक में। उत्पाद या उत्पाद मिश्र, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे, सॉरी मार्केटिंग मिक्स नहीं, प्रोडक्ट मिक्स की बात हो रही है। प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, 4P है यहाँ पे, देख सकते हो आप। चारों का स्टार्ट पहला P अक्षर से होता है। तो वही उसके 4P जो है वही उसके कार्य है। किसके कार्य? मार्केटिंग मिक्स के, मतलब संचालन, सॉरी बाजार संचालन के। तो पहला है प्रोडक्ट, नवीन उत्पादन के उत्पादन अथवा वर्तमान उत्पाद के विकास के निर्णय में उत्पाद का रंग, रूप, कद, आकार, वजन, छाप, पैकिंग, कार्य संबंधी विश्वास, विक्रय पश्चात की सेवाएं और उत्पाद विविधता का समावेश होता है। आप कौन सा साबुन यूज़ करते हैं? वो गोल वाला साबुन यूज़ करते हैं या लंब गोल होता है वो यूज़ करते हैं, या आयताकार गुटका आकार का होता है उसको यूज़ करते हैं? कौन सा साबुन यूज़ करते हैं? आयताकार। वो गोल आकार का नहीं अच्छा लगता? सा... अच्छा, और रंग कौन सा? वाइट कलर का भी आता है, वह पिंक भी आता है, लाल भी आता है, ग्रीन भी आता है, डेटॉल का ऑरेंज आता है। कौन सा कलर अच्छा लगता है? अच्छा, आपको साइज अभी देखो, 10 रुपये वाला भी साबुन आता है, वो छोटा आता है, 40 रुपये वाला बहुत बड़ा आता है। कौन सा मतलब साइज कौन सा आपको अच्छा लगता है? कम वजन वाला या ज़्यादा वजन वाला? अच्छा, कोई कोई साबुन के ऊपर ऐसी डिजाइन होती है, पता है? साबुन आप जैसे निकालोगे ना उसके ऊपर छाप लगी हुई होती है ना। तो कौन कौन से साबुन की छाप आपको अच्छी लगती है? मतलब लक्ष्य में कोई लक्ष्य ऐसे लिखा होता है, मतलब काटा हुआ लगता है आपको, जैसे कि वहाँ से काटा हुआ है ना उसको, है ना।
एम्बोस किया हुआ होता है, बराबर ना। फिर पैकिंग कौन सा अच्छा लगता है, डेटॉल का या लक्स का या फिर सिंथॉल का? पैकिंग सबका बराबर होता है कि किसी का मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी का अच्छा नहीं लगता? डव 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 का पैकिंग कैसा होता है और आम दूसरे साबुन का कैसा होता है? डव साबुन का पैकिंग कैसा होता है? मस्त होता है ना। डव साबुन का कितना मस्त पैकिंग होता है, उसका आकार कितना मस्त होता है, रूप कितना मस्त होता है। हाँ, उसका उसको अगर हम मतलब साबुन को यूज़ भी करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने साबुन को यूज़ किया है ना। तो पैकिंग भी अच्छा लगता है ना। तो कार्य संबंधी विश्वासों में किसके ऊपर ज़्यादा है कि भाई वो हेड एंड शोल्डर्स वाला शैम्पू ज़्यादा अच्छा है, क्लिनिक प्लस वाला शैम्पू अच्छा है? डेंड्रफ को कौन अच्छा करेगा, सिल्क बाल को सिल्की कौन बनाएगा? हेड एंड शोल्डर्स, है ना। वेरी गुड। तो विश्वास विक्रय पश्चात की सेवाएं, है ना। आप आपके घर में कंप्यूटर या वॉशिंग मशीन या टीवी या ऐसा कोई भी खरीदोगे, चाहिए नई चीज़ आप खरीदोगे तो वो लोग क्या बोलेंगे? बाइक खरीदोगे, स्कूटी खरीदोगे तो वो लोग क्या बोलेंगे? 1 साल तक हमारे लिए हमारी तरफ से सर्विस फ्री है, बोलेंगे कि नहीं? तो वो उसको क्या बोलेंगे? विक्रय पश्चात की सेवाएं। क्या बोलते हैं? विक्रय पश्चात की सेवाएं। विक्रय तो हमको वो लोग हमको कर ही देते हैं, फिर भी हमको सेवा देते हैं। क्यों? पैसा तो उसको मिल गया, फिर भी क्यों सेवा देते हैं? और उत्पाद विविधता का समावेश होता है। उत्पाद विविधता क्या है? आपको पता है कोका कोला और थम्स अप, सॉरी, कोका कोला और पेप्सी एक ही कंपनी है? पता है? पेप्सी और कोका कोला कंपनी एक ही है, वो नहीं पता है आपको? पता है ना? कोई बात नहीं। अमूल में दूध कितने प्रकार के आते हैं? अमूल गोल्ड आता है, अमूल ताज़ा आता है, क्या कौन से आते हैं? शक्ति आता है। कराओ। हाँ, तो ये उत्पाद में उन लोगों ने विविधता क्यों रखी? एक ही चीज़ रखते तो नहीं चलता, है ना। तो ये सभी चीज़ें उत्पाद के बारे में है। उत्पाद का रूप, रंग, कद, आकार, वजन, छाप, पैकिंग, कार्य संबंधी विश्वास, विक्रय पश्चात की सेवाएं और उत्पाद विविधता का समावेश उत्पाद या उत्पाद मिश्र में होता है, पहले कार्य में होता है ना। मुझे ये बताओ, कि संचालन हम कितना भी कर लें लेकिन वस्तु की कीमत तय नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? मुझे विद्यार्थियों की फीस डिसाइड करनी होती है, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती है। एक तरफ से ऐसा सोचता हूँ कि ये लोग तो, ये कुछ लोगों को देख के ऐसा सोचता हूँ ये लोग तो पैसा दे पाएंगे तो थोड़ा फीस ज़्यादा रखता हूँ। कुछ लोगों को देख के ये सोचता हूँ अरे ये लोग बेचारे कैसे फीस दे पाएंगे, चलो फीस थोड़ी कम रखता हूँ। क्या करूँ? कंफ्यूज हो जाता हूँ। वस्तु की कीमत रखने में कंफ्यूजन हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये कार्य भी बाजार संचालन का है, क्योंकि बाजार संचालन में ग्राहकों को देख के, ग्राहक की मांग को देख के कार्य करना है। ग्राहक की मांग को देख के उत्पाद नक्की करना है। ग्राहक की मांग को देख के कीमत नक्की करना है, कीमत डिसाइड करना है ना। तो वर्तमान ग्राहक ये अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें योग्य गुणवत्ता वाली वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त हो। उचित मतलब रिजनेबल, उचित मतलब योग्य, नहीं कि ज़्यादा। इसलिए उत्पादन का मूल्य निश्चित करते समय खूब सावधानी रखनी चाहिए। मूल्य संबंधी निर्णय में विक्रय नीति, साख नीति, बट्टा नीति, थोकबंद या फुटकर विक्रय, मध्यस्थियों का कमीशन आदि बातों को ध्यान रखा जाता है ना। मूल्य संबंधी निर्णय में बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर मेरे को वो चीज़ 25 रुपये में उत्पादन होती है ना, लेकिन मैं ग्राहक तक उसको पहुंचाते पहुंचाते 100 रुपया हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
₹25 में मेरे पास बन गई, लेकिन ग्राहक तक पहुंचाते 100 भी हो सकता है उसका। और अगर हम मध्यस्थी कम रखेंगे, बीच में कमीशन खाने वाले कम रखेंगे, थोक बंद या फुटकर विक्रय की जगह हम उसको डायरेक्ट बिक्री करेंगे, तो बीच में ₹25 की चीज़ ₹50 में भी बेच सकते हैं। बेच सकते हैं कि नहीं? अच्छा, तो अगर हम, अच्छा दूसरी चीज़, अगर हम वस्तु की चीज़ ₹100 रखते हैं, सॉरी ₹50 रखते हैं, और बाद में उसको उधार ज़्यादा बेचते रहते हैं, जो पब्लिक जो है उसको उधार ज़्यादा बेचती है, तो क्या होगा? उसको ज़्यादा नुकसान सहन करना पड़ेगा। तो ₹50 की जगह, उसकी जगह वो सोच रहा है कि भाई ₹50 की जगह ₹60 रखूँ, तो उधार ले जाएंगे हैं, तो थोड़ा 10-10 रुपया एक्स्ट्रा मेरे को मिल गया होगा, तो कोई उधार ले गया होगा तो मेरे को नुकसान सहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 10-10 रुपया मेरे को एक्स्ट्रा मिल चुका है ना। इसलिए साख नीति को भी ध्यान में लिया जाता है। अगर मैं ज़्यादा बट्टा देना है मुझे, है ना, मुझे डिस्काउंट ज़्यादा, कपड़े की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे ये बोलेगा ये ड्रेस जो है ना 2000 का है, लेकिन आपको मैं 1500 में दे दूँगा। फिर भी हम उसको कम करवाते 1000 में लेके आ जाते हैं हम। क्यों? कपड़े वाले क्यों इतना सारा डिस्काउंट देते हैं? क्योंकि पहले से वो कीमत को, मूल्य को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना, बाद में 50% डिस्काउंट कर देते हैं। तो अगर हमारी बट्टा नीति क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा, डिस्काउंट करने की नीति है कि नहीं। अगर हम डिस्काउंट नहीं करेंगे, ऐसे एक ही भाव ऐसा रखेंगे, तो सस्ते में पहले से ही बोल सकते हैं। थोक बंद या फुटकर विक्रय, थोक बंद विक्रय करना है, एक साथ विक्रय करना है तो मूल्य कम रख सकते हैं। फुटकर विक्रय करना है तो बहुत मगजमारी होगी, एक एक ग्राहक को पकड़ना पड़ेगा, एक एक ग्राहक से बात करनी पड़ेगी, एक एक पैकिंग को खोलना पड़ेगा, है ना। 10-10 ग्राम का पैकिंग बनाए और 1-1 किलो का पैकिंग बनाए, तो किस में ज़्यादा मेहनत है? मेहनत किस में ज़्यादा लगेगी? 10-10 ग्राम के बहुत सारे पैकिंग बनाने में, 1 किलो का पैकिंग बनाने में? 10 ग्राम का उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो उसका मजदूरी भी ज़्यादा चुकाना पड़ेगा ना, तो महंगा पड़ जाएगा ना। अगर फुटकर विक्रय करना है तो महंगा बेचना पड़ेगा, थोकबंद विक्रय करना है तो कम बेचना पड़ेगा, कम भाव में कम कीमत नक्की की जा सकती है। मध्यस्थियों का कमीशन भी ध्यान में रखना पड़ता है, आदि बातों को ध्यान में रखा जाता है। એના પછી ખોટો છે। वितरण, वितरण अर्थात क्या? जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद सप्लायर, सप्लायर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, इस तरह से करना है। कि फिर डायरेक्ट डीमार्ट वाले जैसे मॉल वालों के पास बेच देना है, कि फिर ऑनलाइन करना है वितरण, कौन सी मेथड से करना है। वो वितरण करने में भी, वितरण करने जाएंगे तो हमें अगर थोक डिस्ट्रीब्यूटर को माल तो भेजना पड़ेगा, तो माल भेजेंगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी लगेगा कि नहीं, ट्रक में माल भेजना पड़ेगा ना। तो वितरण संबंधी निर्णय में अपनी दुकान द्वारा विक्रय, थोकबंद व्यापारी द्वारा विक्रय करना है, फुटकर व्यापारी द्वारा करना है, एजेंट या वाहन व्यवहार के प्रश्न एजेंट के द्वारा विक्रय करना है, कौन से वाहन व्यवहार के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंगे, उन बातों को भी ध्यान में लिया जाता है। वितरण की बात व्यवसाय के कद और विस्तार के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद यह प्रमोशन, मतलब अभिवृद्धि। अभिवृद्धि अर्थात विक्रय में उल्लेखनीय वृद्धि करने का प्रयास। अभिवृद्धि मतलब पिक्चर के, अगर कोई नया पिक्चर आता है ना, तो उसके हीरो हीरोइन कोई ना कोई सीरियल में या प्रोग्राम में आ जाते हैं पिक्चर रिलीज़ होने से पहले, और बोलते हैं हमारी पिक्चर को ज़रूर देखिएगा, बहुत मस्त पिक्चर बनाई है, बोलते हैं ना। उसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन करते हैं। क्या करते हैं? अपनी पिक्चर को ज़्यादा बिक्री होए, अपनी पिक्चर की टिकट ज़्यादा बिक्री होए, उसके लिए वो लोग प्रमोशन करने आते हैं। क्या करने आते हैं? प्रमोट करने आते हैं। प्रमोशन करने मतलब प्रमोट करने आते हैं, उसी को तो अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि अर्थात विक्रय में उल्लेखनीय वृद्धि करने का प्रयास, जितनी वृद्धि हो सकती है उससे ज़्यादा करना।
जिसमें माल का विज्ञापन करना, प्रसिद्धि करना। देखो विज्ञापन और प्रसिद्धि में बहुत अंतर है, मैं आपको समझाऊंगा। सेल्समैन द्वारा विक्रय करना तथा बिक्री वृद्धि के लिए ग्राहकों और व्यापारियों को आकर्षित करना, उसको लालच देना, है ना, लालच भी देना पड़ता है ना कि इसके साथ ये फ्री है, बॉल पेन के साथ कार फ्री, है ना, बॉल पेन आती है 15 लाख की, उसके साथ कार फ्री। हाँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो कोई नहीं, बॉल पेन के साथ कार फ्री। अभिवृद्धि के निर्णयों के कारण कितना ही खर्च होता है, परंतु उसके समक्ष विक्रय वृद्धि होने से इकाई के लाभ में वृद्धि होती है। अभिवृद्धि के लिए बहुत लोग बहुत सारा खर्च करते हैं, विज्ञापन में कितना सारा खर्च कर देते हैं, सेल्समैन को जितना बहुत पैसा देते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लालच देने के लिए कितना सारा फ्री में देते हैं, तो कितना खर्च हो जाएगा। लेकिन वो पूरा का पूरा खर्च है ना वसूल हो जाता है, क्योंकि एक बार बिक्री वृद्धि हो जाती है, लोगों के पास माल पहुंच जाता है ना, उसके बाद तो लोगों को क्वालिटी पता चल जाएगी, तो वो खरीदते ही रहेंगे, खरीदते ही रहेंगे, खरीदते ही रहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? मानव संसाधन संचालन, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया था आपको कि मानव संसाधन संचालन, तो पहले यहाँ पे देखेंगे मानव क्या होता है, संसाधन क्या होता है, संचालन तो बाद में उसका करना पड़ेगा। मानव के संसाधन क्या होते हैं? संसाधन मतलब समझ लो कि साधन ही बोल सकते हो उसको, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें। मानव के अंदर क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें होती है? तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मानव संसाधन संचालन के बारे में, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर ने हमको रट्टा मरवा दिया था कि ये 5 टॉपिक को आपको याद रखना है, ये मानव का संसाधन कहलाता है। ज्ञान कौशल्य, बुद्धि प्रतिभा, सृजनात्मक शक्ति અને अभिरुचि। हिंदी में बोले तो ज्ञान कौशल, बुद्धि प्रतिभा, बौद्धिक प्रतिभा, सृजनात्मक शक्ति और अभिरुचि। अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट, है ना। ये 5 चीज़ें जो है वो मानव संसाधन कहलाता है। ठीक है। तो किसी भी इकाई में जमीन मकान मशीनरी फर्नीचर तथा वाहन जैसी संपत्तियों की सुरक्षा की जाती है, वो सब तो संपत्ति है। उसी प्रकार व्यवसायिक इकाई में कार्यरत कर्मचारी भी इकाई की सजीव मूल्यवान संपत्ति है। वो कैसी संपत्ति है? सजीव मूल्यवान संपत्ति है। वो निर्जीव संपत्ति है, मानव जो काम करने वाले हैं वो सजीव संपत्ति है, इसलिए उनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। व्यावसायिक साहसों की सफलता का आधार उस व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों पर आधारित होता है ना। तो जैसा हम अपने यंत्र की देखभाल करते हैं, जैसे हम अपने साधन की देखभाल करते हैं, जैसे हम अपने मतलब जहाँ पे उत्पादन हो रहा है वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का ध्यान रखते हैं, हाँ। लेकिन मानव का ध्यान नहीं रखेंगे तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। तो उसके अंदर क्योंकि मानव के अंदर जो संसाधन है वो खास करके ज्ञान कौशल्य, सृजनात्मक शक्ति, बुद्धि प्रतिभा और अभिरुचि, ये 5 साधन जो है उसको देखना है। व्यावसायिक साहसों की सफलता का आधार इस व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों पर आधारित है। कर्मचारियों की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाए, उनको उचित वातावरण प्रदान किया जाए तथा उचित ध्यान दिया जाए, तो व्यावसायिक उद्देश्यों को सरलता से और सफलतापूर्वक सिद्ध किया जा सकता है। आज ये ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियों में, और ख़ास करके आईटी कंपनियों में। आईटी की कंपनियां होती है ना, वो अपने कर्मचारियों को सब कुछ देती है, वो जो मांगते देती है, हाँ। लेकिन उसका कर्मचारी बनना आसान नहीं है। लेकिन एक बार उसके कर्मचारी बन गए तो उसको आईटी की कंपनी सभी सुविधाएं देंगी,
अच्छा पगार, उच्च, जितनी भी सुविधाएं चाहिए मिलती है वहाँ से, है ना। क्योंकि उसको पता है कि ये भाई जो है उस यहाँ पे हमको इन लोगों के दिमाग की ज़रूरत होती है, उनके ज्ञान की, कौशल की ज़रूरत है, बुद्धि प्रतिभा की ज़रूरत है, सृजनात्मक शक्ति की ज़रूरत, अभिरुचि की ज़रूरत है। लेकिन अगर इनको मैं अच्छी तरह उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करूँगा, आम ज़रूरत को पूरा नहीं करूँगा, तो वो अभिरुचि नहीं रखेगा, इंटरेस्ट नहीं रखेगा काम करने में, रखेगा। और काम करने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा तो वो अपनी बुद्धि प्रतिभा तो होगी उसके अंदर, लेकिन उसको बाहर अपने मेरे धंधे के लिए वो अपनी अपनी बुद्धि को बाहर क्यों निकालेगा भाई। तो आईटी कंपनियों में कर्मचारी जो होते हैं उनका मशीनरी पे काम नहीं करना होता, उसको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाना होता है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाना होता है, ऑनलाइन वेबसाइट बनानी होती है, ये सब काम होता है। ऑनलाइन 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 होता है सब कुछ, प्रोग्रामिंग बनाना होता है। तो वहाँ पे वो उसकी बहुत सारे दिमाग की ज़रूरत होती है, और जब दिमाग की ज़रूरत होती है तो, है ना, उसको क्या देना पड़ेगा, ज़रूरी सभी सुविधाएं देनी पड़ेगी, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। कर्मचारियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए, उनको उचित वातावरण प्रदान किया जाए तथा उचित ध्यान दिया जाए तो व्यावसायिक उद्देश्यों को सरलता से और सफलतापूर्वक सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार की देखभाल के कारण कर्मचारियों में उत्साह, वफादारी, समूह भावना कहाँ पे काम आएगी, संकलन में काम आएगी, पता है ना, समूह भावना, टीम वर्क, संकलन में काम आएगा, इंग्लिश में टीम वर्क बोलते हैं, आदि का विकास होता है और उनके कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। अर्थ, मानव संसाधन, जो जैसे मैंने बोला था वो शब्द तो यहाँ पे आनी है। मानव संसाधन संचालन अर्थात व्यावसायिक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की कुशलता में शब्द आया था, कौशल, ज्ञान आया था, बुद्धि प्रतिभा शब्द लिया था, अभिरुचि शब्द लिया था, रुचि या अरुचि, उसके अलावा व्यक्तिगत विकास, आवश्यकता जैसी विविध बातों को ध्यान में लेकर उन्हें अब कंपनी के उद्देश्यों के साथ जोड़कर व्यवसाय को सफलता तथा लाभदायकता के मार्ग की ओर ले जाने की समग्र प्रक्रिया। क्या करना है, इन सब चीज़ों है जो मानव के अंदर ये सारी चीज़ें, उसको कहाँ तक ले जाना है, उसके अंदर से निकालना है, निकाल के उसको किसके लिए लाभ लेना है, हमारे खुद का जो व्यवसाय धंधा जो है ना, उसके हमारे धंधे का जो उद्देश्य है ना, वो कंपनी के उद्देश्य के साथ जोड़कर अपनी कंपनी या व्यवसाय की सफलता या लाभदायकता के मार्ग की ओर वो पांचों चीज़ों को ले जाना है। कौन सी 5 चीज़ें, ज्ञान, कौशलता, बुद्धि, रुचि, व्यक्तिगत विकास, ये 5, और उसका इसमें लिखा आवश्यकता। ये 6 चीज़ों को कौन सी दिशा में ले जाना है, हमारे धंधे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमारे धंधे की सफलता के लिए, लाभदायकता के लिए ले जाना है। और ले जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ें कहाँ पे, मशीनरी के अंदर नहीं है, तिजोरी के अंदर नहीं है, वो चीज़ इंसान के अंदर है। और इंसान के अंदर होने की वजह से उस इंसान के अंदर जो कुछ भी है उसको निकालने के लिए उस इंसान को पूरी की पूरी ज़रूरतों को, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, तब जाके उसके अंदर से वो बाहर निकलेगा। लक्षण, मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों की भर्ती मतलब नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मार्गदर्शन आदि का समावेश होता है। मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्य को जोड़कर कंपनी के लक्ष्य सिद्ध किए जाते हैं। पहला क्या लिखा है, मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मार्गदर्शन आदि का समावेश होता है। मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों की भर्ती, उसकी भर्ती करनी पड़ेगी, लेकिन भर्ती कैसे करेंगे,
ये जो पांचों चीज़ों उसके अंदर है ना, आपका ज्ञान, कौशल्य, सृजनात्मक शक्ति, बुद्धि, प्रतिभा और अभिरुचि, उन चीज़ों को देख के भर्ती करनी है। उसके अंदर वो कौन कौन सी चीज़ कितनी है, किसके अंदर ज़्यादा ज्ञान है, किसके अंदर कौशल ज़्यादा है, किसके अंदर सृजनात्मक शक्ति ज़्यादा है, बुद्धि प्रतिभा किसके अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर अभिरुचि ज़्यादा है ना, उस हिसाब से सब उसकी भर्ती करनी है। उसमें से उसकी नियुक्ति करनी है। भर्ती मतलब उसको बुलाना, उसमें से सिलेक्ट करना मतलब नियुक्ति करना। उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अगर कुछ साल 2 साल 5 साल तक वो काम अच्छे से करेगा और उसके बाद उसका काम ज़्यादा अच्छा हो रहा है, उसके ऊपर वाले पद में जगह खाली हो रही है, तो उसकी पदोन्नति की जा सकती है, मतलब प्रमोशन दिया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर उसको अगर जब वो कर्मचारी कंफ्यूज होता है, हाँ, मार्ग भटक जाता है, तो उसको मार्गदर्शन देना पड़ेगा। आदि का समावेश भी मानव संसाधन संचालन में होता है। मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्य को जोड़कर कंपनी के लक्ष्य सिद्ध किए जाते हैं, है ना। कर्मचारी के हर एक कर्मचारी का व्यक्तिगत लक्ष्य भी होता है और कंपनी का भी लक्ष्य होता है। और कोई भी व्यक्ति अपना खुद का लक्ष्य पहले देखेगा या कंपनी का लक्ष्य पहले देखेगा? कोई भी व्यक्ति, है ना। हमारा एक आम बात है, लोग अपना खुद का लक्ष्य पहले देखेंगे, है ना। वो तो कॉमन चीज़ है। कोई भी अपने आप को भूखा रख के तो कंपनी का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कंपनी भी क्या करेगी कि आपका जो लक्ष्य है उसको कंपनी के लक्ष्य के साथ जोड़ देगी, या तो कंपनी का लक्ष्य जो उसके आपके लक्ष्य के साथ जोड़ देगी। कैसे? अगर कोई कर्मचारी का व्यक्तिगत लक्ष्य है कि कार खरीदना है, तो कंपनी बोलती है कि देखो 1 साल के अंदर अंदर जिस भी कर्मचारी ने इतना काम कर लिया उसको यहाँ हमारी कंपनी की तरफ से कार मिलेगी इनाम में। तो क्या हुआ? व्यक्तिगत लक्ष्य ने कंपनी के लक्ष्य के साथ जुड़ गया कि नहीं? हाँ सर। किसी व्यक्ति का लक्ष्य होता है कि उसके बच्चों का पूरा खर्च या उसकी लड़कियों की शादी का खर्च इकट्ठा करके रखे, पैसा मतलब उसके लिए पैसा मिल जाए, पैसा पहले से जमा करके रखे। तो कंपनी बोलती है कि जो भी लोग साल के अंदर इससे ज़्यादा उत्पादन करेगा उसके लिए हम एक कर्मचारी का अनामत फंड रखेंगे। उसमें जो पैसा हम जोड़ रहे हैं उससे जो मतलब अभी तो कर्मचारी फंड के लिए कुछ पैसा जोड़ ही रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी अपने लक्ष्य को कंपनी के अंदर जो उसका लक्ष्य है कि इतना काम करके देगा, रोज का इतना या साल का इतना काम कर लेगा, उसको कंपनी की तरफ से जो उसके लिए पैसा जोड़ा जाता है उसमें डबल जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा? अगर हर महीने उसकी सैलरी का 10% जोड़ा जाता है तो 20% जोड़ा जाएगा। लेकिन कौन से कर्मचारी के लिए? जो कंपनी का मतलब कंपनी ने जो उसको टारगेट दिया वो पूरा करेगा उसके लिए, सभी के लिए नहीं। तो क्या हुआ? जो कर्मचारी को इस पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है वो ज़्यादा मेहनत करेगा और कंपनी के लक्ष्य को पूरा करेगा, और कंपनी के लक्ष्य को पूरा करेगा तो उसका लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। तो हो गया ना। व्यक्तिगत लक्ष्य को किसके साथ जोड़ दिया? कंपनी के लक्ष्य के साथ जोड़ दिया। है ना मजेदार बात? ये तो चीज हमें लगता है ये तो आम चीज है, हमको पहले क्यों नहीं समझ में आया? ये तो आसान सी चीज है, हमको पहले आइडिया क्यों नहीं आया? ऐसा लगता है ना सब? ऐसा लगता है कि ये तो हमको आता ही था पहले से, लेकिन दिमाग में क्यों नहीं आया? ये कोई नई टॉपिक तो नहीं है, नई बात तो नहीं है, हम आप सबने देखा ही होगा ऐसा। तो मानव संसाधन संचालन का मूलभूत कार्य कर्मचारियों को एक अमूल्य संपत्ति समझकर उनका संचालन किया जाता है। मानव संचालन का मूलभूत कार्य क्या है? मुख्य कार्य उसको क्या बोल सकते हैं कि कर्मचारियों को
आम व्यक्ति नहीं समझना है, कर्मचारियों को एक सामाजिक प्राणी, सामान्य प्राणी से नहीं समझना है, जबकि अमूल्य संपत्ति समझकर उस जैसी संपत्ति की देखभाल रखते हैं उससे भी ज़्यादा अमूल्य संपत्ति समझकर उसका संचालन करना पड़ेगा। कर्मचारियों को योग्य प्रशिक्षण देकर, उसको ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग, उनके विकास के लिए उचित कार्यवाही की जाती है। कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग मिलती है और कंपनी बोलती है देखो हम हमारी तरफ से तुम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसकी वजह से आप अगर ट्रेनिंग के बाद अगर आपकी पगार अच्छी, मतलब आपने अच्छा काम कर लिया तो आपकी सैलरी में वृद्धि हो जाएगी या आपके कमीशन में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए आप ट्रेनिंग लो, आपके लिए हम ट्रेनिंग का इंतज़ाम कर रहे हैं। आपको मतलब कंपनी में कर्मचारियों के लिए अलग अलग मोटिवेशनल प्रोग्राम रखे जाते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग रखी जाती है। हाँ, क्यों रखी जाती है भाई? कर्मचारी का विकास होगा तो कंपनी में कंपनी का विकास अपने आप होगा। क्लियर? कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करके उनका योग्य स्थान निश्चित करने का कार्य मानव संसाधन संचालन करता है। कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करके, कर्मचारियों के कार्य मतलब कर्मचारी किस तरह से कार्य कर रहा है, कौन सा कर्मचारी क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका ज्ञान कितना है, कौशल कितना है, अनुभव कितना है, प्रैक्टिस कितना है, स्पीड कितनी है, क्वालिटी कितना कंट्रोल करता है, क्वालिटी में कितना ध्यान देता है, उसका बातें जी कितनी ज़्यादा करता है, उसका मतलब सीसीटीवी कैमरे में से भी उसको देखा जाता है ना। उसका पूरा मूल्यांकन किया जाता है कर्मचारियों के कार्यों का, और उसको बाद में भविष्य में उसके योग्य स्थान निश्चित किए जाते हैं कि उसको बढ़ोतरी करें या उसको नीचे स्थान में ले जाएं, या उसको कंपनी से निकाल दें, या उसका प्रमोशन करके ज़्यादा पगार में डालें, या उसकी बदली करें। कर्मचारियों का योग्य स्थान निश्चित करने का कार्य भी किसका है? मानव संसाधन संचालन का। उचित संचालन से कर्मचारियों के स्थानांतरण दर को घटाया जा सकता है। ये कंपनी कर्मचारियों का स्थानांतरण दर क्या होता है पता है किसी को? ये स्थानांतरण दर है ना, वो आपने सीखा था ना, स्टॉक चलन दर, स्टॉक चलन दर सीखा था कि नहीं? कि साल में स्टॉक कितनी बार बदलता है ना। तो इसी तरह स्थानांतरण दर भी ऐसा ही है कि साल में या 2 साल में या 5 साल में कितने कर्मचारी बदल जाते हैं, उसको कर्मचारियों का स्थानांतरण दर कहते हैं। और कर्मचारी का स्थानांतरण दर अच्छा मतलब ज़्यादा हो तो अच्छा है कि कम हो तो अच्छा है? कौन बताएगा मुझे? कंपनी के अंदर बार बार कर्मचारी बदलते रहेंगे तो अच्छा है। एक तो हम वो आएगा, थोड़े दिन सीखेगा, सीखने के बाद वो चला जाएगा, फिर दूसरे कर्मचारी आएगा, उसको पहले से सिखाना पड़ेगा, फिर वो भी कुछ दिन सीखेगा, महीना सीखेगा, 6 महीना सीखेगा, 1 साल सीखेगा, ट्रेनिंग ले लिया, अभी वो तैयार हो गया, बाद में वो चला जाएगा, है ना। और क्योंकि वो उसको जब कर्मचारी यहाँ से 1 साल कम से कम काम कर लेता है ना, तो उसको कंपनी के बारे में मतलब पूरा प्रैक्टिस हो जाता है, कौन से कमरे से कौन से कमरे में जाना है, कौन सा कमरा कहाँ पे किस तरह से सिस्टम है, कि टाइम टेबल क्या है, पूरी उसको नॉलेज हो जाती है। उसके बाद उसको निकलना पड़े, ये कंपनी को भी अच्छा नहीं लगता, उसको भी अच्छा नहीं लगता। तो कर्मचारी के स्थानांतरण दर को घटाया जा सकता है। स्कूल्स में आप ज़्यादातर होता है, प्राइवेट स्कूल्स में हर साल टीचर्स बदल जाते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ है? और कुशल कर्मचारियों को इकाई में स्थिर रखा जा सकता है ना। तो इसका कार्य क्या है कि उचित संचालन से क्या होता है, कर्मचारी के स्थानांतरण दर को घटाकर अगर सही कर्मचारी है, कुशल कर्मचारी हो, तो इकाई में स्थिर रखा जा सके। स्थिर रखना चाहिए ना। मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों को उचित वातावरण प्रदान किया जाता है, उसकी सिचुएशन के हिसाब से। उसको एयर कंडीशन चाहिए तो वो भी उसके उचित वातावरण हुआ, है ना। उसको वहाँ पे हल्का हल्का गाना सुनते हुए काम करना है तो वो भी उसका उचित वातावरण हुआ।
जिससे उनके उत्साह में तथा कार्यक्षमता में वृद्धि रहे। बहुत बदबू आती है तो वो काम कर पाएगा, इसलिए वहाँ पे हो मतलब रूम फ्रेशनर भी रखा जाता है। कंपनी के मूल्य सुरक्षित रहते हैं और कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? समझ में आया इतना? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट अर्थात मानव संसाधन संचालन। तो मानव में कर्मचारियों की बात है तो उसके महत्व की बात करें तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि उसको सुविधाएं मिलेगी तो अपने आप उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि उसका उत्साह जो है बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा तो काम करने में उसकी अभिरुचि बढ़ेगी, तो अपने आप कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होनी है। इकाई कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तो अपने आप वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा उत्पाद होगा, ज़्यादा उत्पाद होगा तो ज़्यादा उत्पाद होगा, और कम नुकसान से ज़्यादा उत्पाद होगा तो क्या होगा, कर्मचारी की या फिर इकाई की लाभदायकता में भी वृद्धि होगी। इकाई की लाभदायकता में वृद्धि होगी तो अपने आप इकाई का क्या होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी है, क्योंकि जो ज़्यादा लाभ करता है उसका लाभ के ऊपर से हम क्या खोजते हैं, उसका ख्याति ढूंढते हैं ना, तो ख्याति ढूंढते हैं मतलब प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। उत्पादित वस्तु या सेवा की गुणवत्ता के उच्च स्तर बने रहते हैं। अगर कोई उत्साह से काम करेगा तो प्रोडक्ट कैसी बनाएगा? आपके घर में भी देख लो, कभी भी अपनी आपकी मम्मी होगी, हाँ, मूड में नहीं होगी तो खाना कैसा पकेगा, और मूड में होगी तो खाना कैसा पकेगा, है ना। तो उत्पादित वस्तु या सेवा की गुणवत्ता के उच्च स्तर बने रहते हैं, क्योंकि अगर कर्मचारी उत्साह से काम करेगा तो गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। मानव संसाधन संचालन से कर्मचारियों में समूह भावना का विकास होता है। हाँ, संकलन में वो चीज़ हमें बहुत काम आती है, समूह भावना। उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग हो सकता है। उत्पादन के साधन में जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजक तो है, उसके साथ समय को भी इसमें ले लो, है ना। समय का भी अधिकतम उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजन का उपयोग करना है लेकिन ज़्यादा समय लेना है उसके लिए, कम समय में जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजन का उपयोग करना है, ठीक है। तो कर्मचारियों के स्थानांतरण दर में कमी होती है तो वो भी अच्छी बात है। कर्मचारियों के संतुष्टि में वृद्धि होती है, वो भी अच्छी बात है। मानव संसाधन संचालन के कारण कर्मचारियों को पर्याप्त कार्य संतोष प्राप्त होता है, जिससे औद्योगिक शांति का वातावरण सर्जित होता है। औद्योगिक शांति क्या होता है? औद्योगिक झगड़ा भी होता है, औद्योगिक शांति भी होता है। औद्योगिक झगड़ा में क्या होता है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे से मिल के एक बड़ी टीम बना के उद्योग के सामने झगड़ा करेंगे और हड़ताल करेंगे। हड़ताल पता है ना क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में? स्ट्राइक करते हैं ना, हाँ, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, है ना। तो झगड़ा होता है, तो झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, अशांति का वातावरण सर्जित होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कर्मचारियों को पर्याप्त कार्य संतुष्ट प्राप्त हो, जिससे औद्योगिक शांति का वातावरण सर्जित होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम रखते हैं।